मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए क्लास लेके आ गए हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर शुरुआत करेंगे हम, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम आपको पढ़ाएंगे, शुरुआत से एकदम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी जानने लगेंगे, और जो जानते हैं उनका तो रिवीजन होगा ही। ठीक है, उनका रिवीजन करा देंगे, और जो नहीं जानते हैं वो एकदम इनिशियल स्टेज से आप पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने अपनी इस जो है चैनल पे देखेंगे आप तो ढेर सारी वीडियो डाल रखा है इंग्लिश ग्रामर की, फिर भी जो है हम आपको शुरुआत से पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए पहला टॉपिक हमने लिया है सेंटेंस। क्या लिया है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग पहले देखते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या होता है? इसे वाक्य हिंदी में कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन मैं हिंदी टू इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश टू हिंदी, मतलब कि इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या है जानते ही हैं कि वाक्य कैसे बनता है? कई शब्दों के मेल से, जो एक अच्छा अपना मतलब उचित अर्थ दे। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कहते हैं क्या कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes its own sense। ठीक, मतलब कि या कंप्लीट सेंस भी कहते हैं, कई डेफिनेशंस हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes its complete sense is called sentence। ठीक है, तो यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा ग्रुप, शब्दों का ऐसा ग्रुप जो एक अपना उचित अर्थ दे, सार्थक अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा हर चीज़ जो है, कागज देखिएगा, भी लिखने चल रहे हैं हम, इसको नोट भी कर लीजिए जिसको करना हो। अ ग्रुप ऑफ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे एक लाइन दे देता है, कहता है इसको सेंटेंस कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। कई एग्जाम्स में हमने देखा है कि ऐसे पूछ लेता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज, 4 ऑप्शन दे देगा, क्लॉज है, फ्रेज है, कि सेंटेंस है, कि वर्ड है, ऐसे ही करके मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको सही टिक लगाना पड़ेगा। मैं देखिए इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो छोटी छोटी एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो आता ही है। सेंटेंस होता है जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। समझ गए ना? राम कहाँ जा रहा है? राम मार्केट जा रहा है। ठीक, तो राम इज गोइंग टू मार्केट में क्या आ गया? ये आ गया कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आएगा, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है जिसमें क्या है, एक उचित अर्थ आपको मिलेगा, एक अच्छी मीनिंग मिलेगी, यानी कंप्लीट सेंस मिलेगा। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। अगर इसी को हम इस तरह लिख दें, क्या लिख दें? मार्केट इज, या ऐसे लिख दें मार्केट टू गोइंग इज राम, तो क्या होता है? ये सब्जेक्ट है, ये मतलब सेंटेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट टू गोइंग इज राम, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जब तक हमको कोई कंप्लीट सेंस ना मिले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई सेंटेंस है। ठीक है, कहने मतलब हमारा ये था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, उसी को सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई बन सकता है, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ठीक है, चलिए सब जानते भी होंगे, लोग नहीं जानते जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा था कि चलिए इसको देख लीजिए आप अच्छे से। तो यानी सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। ठीक, ये ज़्यादा सही रहेगा आपका। क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो अपना, इट्स मतलब अपना, ग्रुप के लिए आया है, कंप्लीट सेंस दे, उसी क्या कहते हैं?
सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हो गया सेंटेंस एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे गो आउट। गो आउट मतलब बाहर जाइए। अब ये भी सेंटेंस है, जरूरी नहीं सेंटेंस बहुत बड़ा ही हो, ये इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये पढ़ाएंगे सेंटेंस में और आगे भी यहाँ आपको। अब जैसे कोई कह दिया कि इसमें कह दिया, क्या कह दिया? ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। मान लीजिए कह दिया, क्या कह दिया? ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा? दरवाज़ा खोलिए। तो यानी ये भी एक सेंटेंस है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, फिर देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तब भी एक सेंटेंस है। कुछ तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये सारी चीज़ें जो है सेंटेंस के अंतर्गत आएंगी। यानी सेंटेंस जो है सब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, सब क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, यानी सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, यानी असर्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम सेंटेंस के पार्ट। ठीक, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। बहुत छोटी चीज़ है इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा तो हमारी वीडियो जो बनी हुई है पहले से, उसमें हमने डीप में पढ़ाया है, उसको पढ़िए, क्योंकि हमारा टारगेट है कंपटीशन को भी कवर करना है। तो इसलिए जो है अब वो चीज़ पढ़ाएंगे जो मतलब पेपर में आता है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, यानी कि अब हम चलेंगे पढ़ेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बहरहाल ये हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन टाइप करा रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि जो बच्चे जो है नए जुड़े हैं अभी उनको जो दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम शुरुआत, क्योंकि जब हम ग्रामर शुरू करते हैं तो शुरुआत से ही पढ़ना सही रहता है। अभी बीच से पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के केवल 2 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से? सब्जेक्ट होता है एक, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? प्रेडिकेट। यही 2 मेनली आपके पार्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कोई काम किया जाता, बताया जाए, यानी जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के बारे में कोई बात बताई जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक, और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ कहा गया हो, जो बातें कही गई हो, वो होता है प्रेडिकेट। समझ गई बात ना? यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जाती हैं, यानी सब्जेक्ट के लिए जो जिसके बारे में जो बात बताई, मतलब कि कोई सेंटेंस है जैसे अब किसी के बारे में उसमें कुछ बात तो बताई गई, जिसके बारे में बताई जाएगी कोई बात, वही सब्जेक्ट होता है। ठीक, और जो बात बताई जाती है सब्जेक्ट के बारे में, मान लीजिए, वही बात क्या कहलाती है? प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई? यानी जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के लिए जो काम किया जाता है, यानी जो काम हो रहा है उसमें जो बात बताई जा रही है, वही बात जो है प्रेडिकेट कहलाती है। इतना क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं? अ बॉय इज कमिंग हियर, एक लड़का यहाँ आ रहा है। अ बॉय इज कमिंग हियर मतलब एक लड़का यहाँ आ रहा है, मान लीजिए। ठीक, तो अ बॉय क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। अब बॉय क्या है? कौन आ रहा है? लड़का। यानी कोई आ रहा है, किसके बारे में बता रहा है? एक लड़के के बारे में। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बात हो रही है? आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। जो बात बताई जाती है वो प्रेडिकेट होता है, और जिसके बारे में बताई जाती है वो सब्जेक्ट होता है। समझ में बात इतनी? ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे लिख दिया ही इज़ गोइंग टू मार्केट, या ही इज़ ईटिंग मैंगो, ही इज़ ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है। अब देखिए ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। बाकी जो बचा सब पूरा प्रेडिकेट है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? मतलब जो चीज़ जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट कहला गया यहाँ पे, और जो बाकी बचा वो प्रेडिकेट। जिसके बारे में कोई बात बताई जाए वो सब्जेक्ट, और जो बात बताई जाती है वो प्रेडिकेट। इतनी बात हमको लगता है समझ सबको आ गया। अब जरूरी नहीं कि सेंटेंस बहुत बड़े बड़े ही हों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तभी मिले। देखो ऐसे भी होता है, जैसे मान लिख दिया कि क्या लिख दिया? प्लीज़ कम इन, मान लिख कहते प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आइए।
ऐसे कह दिया प्लीज़ कम इन, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अंदर आइए। ये भी जो है हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से सेंटेंस है, ठीक। लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में नियम क्या होता है, इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट यू छिपा होता है, किसी सामने वाले से हम कहते हैं जो बात वो उसको करना रहता है, लेकिन उसका यू नहीं बोलते उसके। जैसे ओपन द डोर ना, शट द डोर, राइट अ लेटर, डोंट मेक अ नॉइज़, जैसे ये सब चीज़ बोलते रहते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या, किसी सामने वाले से बोल रहे हैं और उसमें यू छिपा रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, प्लीज़ कम इन, कम इन मतलब किसी से कह रहे हैं आप अंदर आइए, यू ना, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है। क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट यू है, ठीक है। अब बाकी चीज़ जो सब बचे हैं वो सब क्या है, प्रेडिकेट हैं। बाकी चीज़ क्या जो भी लिखा है इसमें सब प्रेडिकेट हैं। कौन कौन सा, प्लीज़ कम इन, इतना पूरा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कहाँ गया, सब कहेंगे आप, सब्जेक्ट छिपा है। सब्जेक्ट मतलब क्या छिपा है, यू से हम बात कर रहे हैं, वो छिपा है, उसी को सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें। समझ गए बात ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे से, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें यही चीज़ देखना रहता है कभी कभी। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, जैसे हम यूपी टेट का पेपर देते हैं, सी टेट पेपर देते हैं। अब सी टेट में थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन जैसे यूपी टेट है, पेट है, अभी पेट होने वाला है पेपर आपका ना, तो पेट में भी यही सब क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इसमें, क्योंकि उन लोग को बस केवल जनरल मतलब एक क्वेश्चन देना होता है, ताकि देखें कि आपको इंग्लिश का कुछ नॉलेज है या नहीं, ठीक है। बहुत डीप में नहीं पूछता है, डीप में पूछने के लिए फिर ये आपको टीजीटी पीजीटी इसमें सब में जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कह दिया गया है इसमें, जैसे कह दिया गो आउट, अभी लिखा था ना हमने, गो आउट मतलब बाहर जाओ। अब देखिए इसमें पूछेगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कहते हैं गो आउट, यू गो आउट ना, यू गो आउट मतलब तुम बाहर जाओ। अब यू छिपा रहता है, क्योंकि हमने कहा सामने वाले जब हम कोई बात कहते हैं तो उसको बार बार यू नहीं कहते हैं, तो यू अंडरस्टूड रहता है। ये किससे कहा जा रहा है, यू से। यू यहाँ क्या है, हिडन है, छिपा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट पूछेगा इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट हम क्या बताएंगे, सब्जेक्ट यू है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक। बाकी चीज़ जो बचा है वही प्रेडिकेट होता है। बाकी क्या बचा, गो आउट प्रेडिकेट है। अब आप कहेंगे बाकी क्या बचा, तो पहले से लिखा था, हाँ, तो जो पहले से लिखा था वही प्रेडिकेट है, और जो छिपा हुआ था वही सब्जेक्ट होगा। समझ गए बात ना। अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अब पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक, योर नेम हो गया, व्हाट इज़ योर नेम। अब आपका नाम पूछ रहा है, तो क्या आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट, यानी कि सब्जेक्ट के लिए हम जानने, जैसे कोई क्वेश्चन, कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसमें कहते हैं कौन कर रहा है, ठीक है, या क्या हो रहा है। तो इस तरह से कौन या क्या लगाने से जो आंसर आएगा वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लिख दिया जाए राम इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसे लिख दिया जाए। अब क्या कहा जाए, कौन गीत गा रहा है, आंसर आएगा राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम क्या कर रहा है, क्या भी कर रहा है, तो क्या होगा, सिंगिंग कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या गा रहा है, गीत, पूछे क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तो वर्ब आ गया। अब क्या गा रहा है, गीत, सॉन्ग गा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना। तो यानी कि अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको डीप में पढ़ाएंगे बाद में, पहले भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढते हैं। तो राम हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो बाकी सब जो बचा वो प्रेडिकेट है। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब जैसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, अब देखिए इसमें वाला सेंटेंस में जाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो योर नेम तो पूछ रहा है आपसे ना, वो तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ व्हाट जो है सब्जेक्ट रूप में लाया गया है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट एग्जैक्टली दिया नहीं गया है, लेकिन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि व्हाट जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में जरूर आया है, लेकिन इसको सब्जेक्ट रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका नाम क्या है, ठीक है। तो बहरहाल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो इसको हम जो इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अगर इस तरह सेंटेंस आता है पेपर में, तो आप सब्जेक्ट यही लगाएंगे, इसमें यू छिपा रहता है, यू लगाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, ठीक है। आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो एक जनरल बेस पे होते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ, ये कभी भी सब्जेक्ट पूछ लेता है, जैसे कि बड़े सेंटेंस दे दिया, सब्जेक्ट में कई पार्ट दे दिया, तब आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। जैसे कैसे बड़े पार्ट में सब्जेक्ट दे देगा, चलिए एक सेंटेंस को लिख के बता भी देते हैं आपको। जैसे दे दिया क्या, अ बॉय, ध्यान दीजिएगा, एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग
द बुक, ये दे दिया आपसे, क्या कह दिया, अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग अ बुक, द बुक मतलब एक लड़का और एक लड़की जो है किताब पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इतना बड़ा सेंटेंस आपका जो बना ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन किताब पढ़ रहा है, कौन लगाने बताया जाएगा तो ना, तो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन किताब पढ़ रहा है, अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक, तो ये हमारा इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। यही पेपर में कभी आ जाता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट आए कैसे, लोग सोचते हैं ना नहीं बता पाएंगे स्टूडेंट। ये हमारा प्रेडिकेट बचा, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ बचता है सब क्या होता है, सब प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। जब हमारा अ बॉय एंड अ गर्ल सब्जेक्ट हो गया तो बाकी सब चीज़ प्रेडिकेट हो गया। यही बात समझ में आई। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसलिए क्योंकि हम लोग वीडियो से बना चुके हैं, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बता दे रहे हैं हर चीज़। इसमें डीप हम नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है पढ़ा चुके हैं एक बार। आप लोग उसमें वीडियो देख लीजिएगा, हमारे जो चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप जो है जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो भी देख लेंगे, नहीं तो इसे भी सारी वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए हम आप लोग देखते हैं अब क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट के पार्ट्स। देखिए सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, अभी बता दें ना, बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं जैसे अ बॉय एंड अ गर्ल, ऐसे सब्जेक्ट पार्ट होते हैं। जैसे लिख दिया गया अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है, अ लिटिल गर्ल इज ड्रिंकिंग वाटर, अ लिटिल गर्ल इज ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे दे दिया गया, अ लिटिल गर्ल इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, अब इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, कौन पानी पी रहा है, हमने कहा कौन लगाए तुरंत आएगा, क्या आएगा, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की जो है पानी पी रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया पूरा इतना। ठीक, बाकी चीज़ जो बचता है वो प्रेडिकेट होता है, तो बता ही दिए आपको पहले। अब देखिए इनके हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए इतने बड़े हैं, बड़ा है ना, इसमें ए भी है, लिटिल भी है, गर्ल भी है, 3 पार्ट है, तो इसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। पहले वाले क्या कहेंगे, हम डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिटरमाइनर, बहुत डिटरमिनर भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट भी कहते हैं। तो डिटरमाइनर हो गया, ये हमारा क्वालिफायर हो गया। क्या हो गया, ये क्वालिफायर। इसी को एडजेक्टिव भी कहीं कहीं मिलता है, लिखा रहता है। क्वालिफायर मतलब जो क्वालिफाई करे, जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन प्रोनाउन को, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब गर्ल देखिए यहाँ नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है तो क्वालिफायर कहिए इसको, और चाहे तो एडजेक्टिव कह दीजिए। इसे हम पढ़ाएंगे भी आपको एडजेक्टिव क्या होता है, सब चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन अभी आप जानते रहिए ये क्वालिफायर है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो गर्ल है हमारा, यही हेड वर्ड है। हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब होता है मेन वर्ड। क्या कह सकते हैं इसको हम अगले स्टेप में, मेन वर्ड कह सकते हैं। हेड वर्ड को ही मेन वर्ड कहते हैं, इसी के लिए सब आए हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट बेटा 3 पार्ट हो गए। ठीक, एक हो गया डिटरमाइनर, एक हो गया लिटिल यानी जिसको कहते हैं क्वालिफाइड एडजेक्टिव, और एक हो गया मेन वर्ड। ठीक, अगर इस तरह लिखा रहे कहीं, क्या लिखा रहेगा, अ गर्ल इज कमिंग, एक लड़की आ रही, मान लीजिए लिखा जाए। अब यहाँ पे आप कहेंगे डिटरमाइनर हो गया, नहीं, अब इसको क्वालिफायर कहेंगे, क्योंकि जब 2 पार्ट रहता है, पहला क्वालिफायर होगा तब हेड वर्ड होगा। ये हमारा क्वालिफायर हो गया, क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया। और ये क्या हो गया, हेड वर्ड। ये तो आप जान ही रहे हैं, मेन वर्ड है ये, इसी को हेड या मेन वर्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक, तो विशेष इसको इतना ज़्यादा बताना नहीं है हमको, पढ़ लीजिए, बताया गया है सब। अब इसमें देखिए प्रेडिकेट भी पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इसको एच बी लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ड्रिंकिंग क्या है, मेन वर्ड है, क्या है ये, मेन वर्ब है ये। ठीक, मेन वर्ब की जो सहायता करे वही हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, वाटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या पी रही है, पानी, पानी पी रही है आंसर आएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइफलेस थिंग्स होती है, मोस्टली यही बताया जाता है आपको, और जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे मी आ गया कहीं, अस आ गया कहीं, इस तरह से लिखा रहता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। मतलब जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस होते हैं, जैसे मी, अस, देम ना, हर, ये सब चीज़ लिखा रहता है एक्सेट्रा, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं इनको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब बाकी जैसे वाटर है और भी चीज़ें हैं, सॉन्ग है, कुछ भी आता है जैसे, तो सब क्या होता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, इसमें दोनों हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अब एक लास्ट एग्जांपल बताने जा रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा ना, पहले सब्जेक्ट के पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए, सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ लिए। ठीक, सब्जेक्ट पार्ट कितने हो गए, डिटरमाइनर और आपका जो है ये लिटिल जो था क्वालिफायर था, एडजेक्टिव, और ये हेड वर्ड। ठीक, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रेडिकेट के पार्ट। बता दी बहरहाल आपको प्रेडिकेट के पार्ट भी हम, लेकिन एक अलग से एग्जांपल दे के आपको उसमें बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग एक बार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हम लोग अगला स्टेप पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जिसका जो है वही जो मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है, अगर वो भी पढ़ना चाह रहे हैं तो समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, प्रेडिकेट के पार्ट्स। ठीक है, जैसे लिखा है मान लीजिए ही गेव मी अ पेन। अब ध्यान देखिएगा, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ही तो सब्जेक्ट हो गया, अभी समझाए थे आपको हम। बाकी जो बचा सब क्या है, प्रेडिकेट है। बाकी क्या बचा, जो बचा सब प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट हमने बताया था क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है ना, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो जरूरी नहीं हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए ही। तो मेन वर्ब दिया गया। अब मी देखिए यहाँ पे और पेन देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हमने कहा था अभी जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे मी, हिम, हर, देम, ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया। और जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको मुख्यतः हम लोग जो है क्या रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे कहीं आएगा कर लीजिएगा। अब जैसे एक सेंटेंस और हम दे दें आपको एग्जाम्पल तौर पर कि आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। आई एम अ बॉय क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब ढेर सारे एग्जांपल दे देने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई एम क्या है हमारे यहाँ, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, कैसी, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब है ये, इसको लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो बोल सकते हैं, लेकिन जब मेन हमारा मतलब ये होता है सिस्टम कि अगर मेन वर्ब यहाँ आएगी तब तो इसको हेल्पिंग बोलेंगे। जो हेल्प ही नहीं कर रही है यहाँ पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब हम लिख देते हैं, क्योंकि इसी का पार्ट होता है, तो लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। और जो ये बॉय है, मेरा कहने मतलब ये है, अब देखिए यहाँ बॉय जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये क्या है, बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट है, समझ गए बात ना, बॉय क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि आई को वो पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो पूरा करे वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट को जो पूर्ण करे। ठीक है, चलिए हो गया, अब आपको पढ़ा दी ये सब चीज़। अब जो है ये सब्जेक्ट जान गए आप लोग, प्रेडिकेट जान गए, प्रेडिकेट के पार्ट्स जान गए। प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होते हैं मुख्यतः, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार से होता है, देखिए जैसे इसमें था मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया और पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के आप पढ़ लिए, जो लाइफलेस थिंग होती हैं ज़्यादातर, मतलब मोस्टली यही बताया जाता है, एक सेक्शन में तो आ सकता है वैसे भी, लेकिन अभी तक ये जानते रहिए आप लोग कि जो लाइफलेस थिंग होती हैं, जिसमें जीव ना हो, निर्जीव हो, मतलब वो सब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। यानी जो लाइफलेस थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पेन, पेंसिल, सॉन्ग ना, वाटर, ये सब चीज़ जो है किस में आएंगे, आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब मी, हिम यानी जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये सब किस में आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए अब हम आपको जो है पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हो गया, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहले पढ़ा दें, आपको ज़्यादा सही रहेगा ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगली वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब आपको जल्दी ही ये वीडियो मिलेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, इसको पढ़िए, जैसा हो कमेंट में करके बताइएगा हमको। और अच्छा पढ़ना हो तो अभी इसमें डीप में हमने पढ़ाया है, पिछली वीडियो हमारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।